तो आप सब कैसे हैं? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से मैंने अब इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक धमाकेदार लेके आएंगे। हम रोजाना ऐसे सेशंस लेके आएंगे जहां पे हम लोग तो आपके न्यूज़पेपर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम डील। तो उस 5 मिनट के वीडियो का आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं सो नहीं पाया। मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है 1:29, रात का 1:30 बज रहा है। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू। आई एम लाइव फ्रॉम माई स्टूडियो और मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डोज वन है इस इन दिस पोर्शन आई हैव कवर्ड द क्वेश्चन और द न्यूज विच इज there in the newspaper of 26th, 25 and 26th of Jan. I also deal with all the questions, all the topics which are relevant. और these days everyone is saying, this on everyone's mouths. हर कोई उसी की बात कर रहा है, हर कोई उसी की चर्चा कर रहा है। ये वीडियो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए, आपके आरएस एग्जाम के लिए और आपके जो एसएससी एग्जाम के लिए है उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो बी विद मी। चलिए शुरुआत करते हैं। यू हैव एनी इस वीडियो के जो फीडबैक है उसके आधार पर बाकी वीडियो बनाए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज डोज वन। ठीक है। डेली insight of the unveiling the current affairs and general awareness, your daily dose. We are starting the dose one now. We start with the quotes. मैंने सुना है कि people generally started everything with some quote. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी quote बस वही है कि मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने पत्थर फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम रुकने वाला मैं नाम नहीं, कब कब तक मुझको रो। एक और लाइन है कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ शीशे से कब तक। अरे मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, रुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको बता दूं। मेरे दोस्तों, यही सच्चाई है और जिंदगी में बस हारना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए करते हैं शुरुआत एक अच्छे सेशन की। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आपके सामने आप देखा होगा कि राम मंदिर, अगेन ये बहुत रेलेवेंट इश्यूज है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम। तो हम लोग इसमें ये डील नहीं करेंगे कि राम मंदिर के पीछे डिस्प्यूट क्या था, रिलीजियस इश्यूज क्या थे, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ओनली डिस्कस व्हाट आर द फैक्ट विच इज रेलेवेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, on 22 of January 2024, this current Modi government has inaugurated the Ram Mandir. No matter whether this is completed or not completed or under construction, it is not yet a thing to deal. Just need to remember this date is 22 Jan 2024. Ram Mandir अयोध्या में बना दिया गया। अयोध्या इज अ पार्ट ऑफ यूपी स्टेट, यूपी में रहेगा। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस वाज द फैक्ट। नेक्स्ट, अयोध्या राम की जन्मभूमि मानी जाती है एज पर द मैथोलॉजिकल ग्रंथ रामायण। हम बताएं, रामायण में राम की जन्मभूमि अयोध्या मानी गई है। ऐसा माना गया है कि राम ने अयोध्या में जन्म लिया था। आपको ध्यान रखना, दिस इज कॉमन फैक्ट। ठीक है। जो अभी मंदिर बना है वो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बना है। नगरा स्टाइल जो अभी करंट जो मंदिर बना है वो आपका नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बना है। डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राम मंदिर एग्जैक्टली क्या है, फिर हम नगर स्टाइल के बारे में बात करें। ठीक है। इफ यू नो 6 दिसंबर 1992 को फॉर द फर्स्ट टाइम एक खबर आई सबके पास में कि राम जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, जनरली एक्चुअली वी हैव अ टू हमारे पास में दो पक्ष है। द फर्स्ट पक्ष, द मुस्लिम पक्ष विच सेइंग ऑलवेज सेइंग कि देयर इज एन बाबरी मस्जिद, वहां पे एक मस्जिद है। और द हिंदू जो पक्ष था वहां पे वो कह रहा है कि वहां पे मंदिर है, बिकॉज अयोध्या हमेशा मानते हैं कि राम की जन्म। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें डिस्कस करना है क्या रेलेवेंट है। फर्स्ट, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था वो डिमोलिश किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपना एक लेबर हान कमीशन बनाया गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ। उसके बाद में इन 2010 the Allahabad High Court has passed a judgment and divided the land in 3 parts। 3 भागों में 2010 में डिवाइड कर दी गई थी, जिसमें कि श्री राम लला व्रजमान को एक पार्ट दिया गया, निर्मोही अखाड़ा को एक पार्ट, एक लैंड दे दी गई और वक्फ बोर्ड को एक पार्ट दिया गया। बट ये फैसला तीनों को मंजूर नहीं था। देन दे हैव अप्रोचेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, जिसका दिल्ली बेंच है, सबसे बड़ी बेंच है वो। वहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट रहता है। अगर इफ हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डील करेंगे, हम इसके साथ भी इस बाकी चीज डील कर लेंगे। नाउ
बहुत सारे पक्ष वहां पहुंचे। लीगल प्रोटेक्शन 2019 तक कंटिन्यू रही। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट इन द फेवर ऑफ हिंदू पिटिशनर्स, और राम मंदिर कहा गया कि राम मंदिर हम यहाँ पे बनाया जा सकता है, और यहाँ पे राम मंदिर था। उन्होंने दे ऑल्सो टेक द आर्कियोलॉजिकल हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम डिस्कस करेंगे आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एग्जैक्टली क्या है। और फाइनली दे हैव गिवन द डिसीजन, दे हैव गिवन अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस फैक्ट, और जो वहां पे ढांचा था उसके आधार पे। दूसरा, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू पक्ष है इसको बेनिफिट्स ऑफ डाउट मिला, बेनिफिट्स ऑफ डाउट, उसके आधार पे डिसीजन दिया गया। हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डाउट का जो डॉक्ट्राइन है एग्जैक्टली होता क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रेलेवेंट फैक्ट्स की हम बात करें, नगरा स्टाइल इज अ आर्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर बनाए जाते हैं। दिस आर्किटेक्ट 5th सेंचुरी चली आ रही फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, आपको ध्यान रखना है। द नगरा स्टाइल इज वेरी फेमस सिंस गुप्ता पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका जो फंक्शन, जो इंटायर जो टेम्पल है, जितना भी अगर हम टेम्पल की बात करें, जो इंटायर टेम्पल है वो स्टोन का बना होता है, और वहां पे जनरली सीढ़ियां दोनों साइड में होगी, और एक जो विराजमान रहेंगे वो एग्जैक्टली एक लाइन में रहेंगे। दिस वाज द वेरी फेमस स्ट्रक्चर और वेरी फेमस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, इसका हम बोल सकते हैं। दूसरा, ये जुक्सा पोजिशन रहता है द्रविड़ा स्टाइल में। वी ऑल्सो डील विद दिस, बट हम लोग चलिए नेक्स्ट करते, इस बारे में हम नेक्स्ट में डील करेंगे। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में। I'm gonna show you an image. This is the imaginary things, because this is not exactly Ram Mandir looks like. This is the imaginary. See, as I told you, ये सारा का सारा जो विराजमान, जो यहाँ पे जो भी गॉडेज विराजमान रहे, आइडल विराजमान, इससे एक स्ट्रेट में रहेंगे। दैट इज रीजन, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके आइडल्स हैं, ठीक है। इसको गर्भगृह बोलते हैं, गर्भगृह, जमीन हो पाताल में बोलते हैं, गर्भगृह इसको बोलेंगे। यहाँ पे 3 मंडप रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। ऊपर की इसको हम लोग अम्लका बोलते हैं, दिस इज एक्सिस रहेगा। अपर पार्ट को हम कुंडी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर इफ यू नो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मंदिर तो पूरा बना नहीं है, उसके पहले इन्होंने कर दिया, तो रीजन इसकी ऐसा इसका जो अपर पार्ट है अभी बना नहीं है, और ऐसा कहा जा रहा है कि रामलला विराजमान के बाद में उसके ऊपर चढ़ने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। बाकी इस पार्ट को हम शिखर कहते हैं, पर देख लीजिएगा। दिस इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ कम टू द लेबरहान कमीशन। इन 1992 बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, जो डिमोलिश कर दिया गया। देखिए, मैं आपको स्टोरी जैसे बता रहा हूँ कि आप याद रख सकें। उस ढांचे को करने के बाद में उस करंट गवर्नमेंट ने लेबरहान कमीशन के बारे में, लेबरहान कमीशन स्टैब्लिश किया। दिस इज 1 मैन कमीशन था, बड़ी बात याद रखनी। ओनली 1 मेंबर वाज देयर, एंड इसने कहा गया, अपॉइंट किया गया ऑन 16 दिसंबर। एंड व्हाट दे हैव गिवन द जजमेंट, दे हैव गिवन जजमेंट, they have said that entire Babri Masjid demolition was planned, executed with proper planning, ऐसा उन्होंने कहा। इस मेंशन की यहाँ पे उन्होंने कहा कि जस्टिस मनमोहन सिंह लेबरहन, इसका नाम याद रखना है इनका। इन्होंने कहा कि जो बाबरी में डेमोलिशन था वो प्लान्ड था, सिस्टमेटिक था, एंड वाज इंटेंडेड टू क्लाइमेट, और इन्होंने कहा कि वो बहुत सारे जो आपके आउटरेज हैं, कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट है, हर्ट करने का पूरा इनका प्लान था, और जो सोशल फ्रेमवर्क है उसको बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं पे की गई थी, ऐसा कहा। नेक्स्ट, नाउ एक और चीज हम डिस्कस करनी है, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। याद रखिएगा, दिस इज वेरी, दिस कैन बी वेरी रेलेवेंट, याद रखिएगा। इन 1991 दिस द केस वाज पास्ड इन दिस एक्ट। इसमें एग्जैक्टली अगर मैं बहुत सिंपल फॉर्म में बोलूं, इसमें कहा गया कि देखिए, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जिस रिलीजियस 1940, यहाँ पे एक डेट दी गई थी 1947 15 अगस्त, उस टाइम पर जो ढांचा जिस रिलीजियस कंडीशन में था, वेदर इट्स मॉस्क, वेदर इट इज चर्च, वेदर देयर इज एन टेम्पल, वो उसी कंडीशन में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और उसको पार्शियली या फुल्ली हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये इस एक्ट में कहा गया था। बट इस एक्ट के बारे में बात करते, देखिए, इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, ऑल द रिलीजियस प्लेसेस जो कि 15 अगस्त तक थे वो उसी कंडीशन में रहेंगे, उसको चेंज नहीं किया जाएंगे। नाउ यू पुट द क्वेश्चन, सर राम
लोग काशी ज्ञानवापी की बात करें या हम मथुरा की बात करें, सर वहां तो चेंज होने की बात चल रही, ऐसा कैसे? लेट मी टेल यू, आई एम कमिंग टू। पहला इसका जो सेक्शन 3 था वो ये बोलता है कि प्रोविजन ऑफ कन्वर्शंस, यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम दी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये इन्होंने कहा था, इसका पार्ट 3 बोलता है ये। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर, सेक्शन 4 का क्लोज 1 बोलता है कि वो जिस फॉर्म में है, फॉर द एग्जांपल इज इफ देयर इज इन मॉस्क्यू यू वांटेड देयर टू प्रे हनुमान चालीसा, नो दैट इज नॉट अलाउ अंडर दिस एक्ट। आई एम नॉट ट्राई टू हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ एनीवन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन लिबर कमीशन इसमें कुछ एक्सेप्शनल दिए गए, इन द सेक्शन 5 दे हैव गिवन एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी, अगर इफ एनीथिंग विच इज इन डिस्प्यूट, अंडर डिस्प्यूट है या जिसका निपटारा हो गया है, दो पक्ष से निपटारा हो गया, तो वो कवर्ड। फॉर एग्जांपल इज सारी प्रॉपर्टीज जो मूवमेंट एक्ट के अंदर आती है, रिमेन एक्ट के अंदर आती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में जो आती है 1950, दैट इज नॉट कवर अंडर दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, जो डिस्प्यूट बहुत जल्दी ही सेटल हो गया है या म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है, फॉर एग्जांपल इफ दे हैव डिसाइडेड कि एक काम करो, आधा जमीन आप रख लो, आधा हम रख लेते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं। वन मोर थिंग, ये एक राम जन्मभूमि का जो इशू था ये उस पर नहीं है। द रीजन, इसमें रीजन क्या दिया, बिकॉज ऑलरेडी द वो जो केस है वो कोर्ट में है, इसलिए ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं। प्लस जो आपका इशू है वो 15 अगस्त, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पॉइंट है, आपका जो बाबरी मस्जिद जन्मभूमि का जो इशू है इस डेट से पहले का है, तो जो एक्ट बना है तो उसमें कहा गया कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो रीजन इन्होंने कहीं ना कहीं पे दिया, इसलिए जो आपका जो वर्ष प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। कम टू नेक्स्ट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी एक न्यूज में मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एग्जैक्टली होता क्या है। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? देखिए, इन अ जनरलाइज मैनर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपके सामने एक बाल्टी है, यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, इससे पानी गिर रहा है और इसमें पानी है, और आपके पास में एक है मग जिससे आप पानी निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको पानी इस तरीके से निकालना है कि बाल्टी खाली ना हो और बाल्टी का जो लेवल है उतना ही मेंटेन रहे और उतनी ही बाल्टी भरती रहे। नाउ कम टू द डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबिलिटी is a resilience practice where you are using the resources in a manner that you can deliver them in a same as it is at other generation। जो हम हमारे जल, जंगल, जमीन, जानवर, जनता, पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट, एयर, मोन्यूमेंट्स, एवरीथिंग जो हम आज यूज कर रहे हैं, हम उसको उसी फॉर्म में, उसी मात्रा में आपकी ऐसे यूज करें आज कि हम आने वाले जनरेशन को भी सेम वो उसका लुप्त उठा पाए या सेम उसके उपयोग में आ पाए। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया। हमारा टारगेट है कि 2030 तक तो इनकी जितने भी गोल हैं हम फुलफिल कर लेंगे। टोटल एसडीजी की संख्या 17 है, इंडिया 16 पर अभी काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या चीजें आएगी आपकी, मैं आपको बता दूं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा होता है। चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। देखिए याद रखिएगा, समझने का तरीका क्या है, एक बहुत सिंपल सा तरीका समझने का। अगर कोई भूखा नहीं, अगर कोई गरीब नहीं होगा, द फर्स्ट इज पुअर्टी, नो पुअर्टी, अगर कोई गरीब नहीं होगा उसको खाना अच्छे से मिले, ठीक है, उसको वो भूखा नहीं रहेगा, तो 2 नंबर आता है जीरो हंगर। तीसरा, अगर भूखा नहीं है तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल राइट, यहाँ पे 3 आपका आता है हेल्थ। नेक्स्ट,
अगर कोई हेल्दी है तो पढ़ाई लिखाई का मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। तो यहाँ का 4 नंबर आपका आता है एजुकेशन। अब देखिए, इफ द somebody is educated who understand about the gender equality, somebody जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो समझेगा कि मेल और फीमेल बराबर है। तो आपका फिफ्थ जाता है जेंडर इक्वालिटी को। उसके बाद में आपका क्लीननेस एंड वाटर आता है, आपका अफोर्डेबल एनर्जी आ गया, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका 8 नंबर पे आता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इट। नाउ डिस इनइक्वालिटीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ठीक है। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, और 15 इज ए लाइफ अंडर वाटर, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट टाइम आपको बता चुका हूँ, आप 1 नंबर रख लो, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लीन वाटर, इतना आप ध्यान रखिए। दैट कैन बी योर प्रोबेबल क्वेश्चन इन वन डे एग्जामिनेशंस, बट इफ आप प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस you require to be frank in these questions. Come to the next question on your screen. I'm just giving the same definition again. Development, that means which meet a demand of today and without compromise the ability of the future generation. The same logic I'm saying. आज जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी डिमांड को पूरा करे, और आगे की जो जनरेशन है उसको भी वो उसी अमाउंट में मिले, उनकी भी डिमांड को पूरा करे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी या सस्टेन, इसको हम बोलेंगे जनरली। बात करेंगे यहाँ पे ब्रूटलैंड कमीशन था इन 1987, उस रिपोर्ट पे आधारित है। मैं आपको बता चुका हूँ एसडी को हमने बात कर डेवलपमेंट गोल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर बनाना है। रिसाइलेंट मतलब, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हो या जो स्ट्रॉन्गली डटा रह सके, वो रिसाइलेंस में आता है, या खुद को रिकवर कर ले, इज रिसाइलेंस। समबडी हु कैन रिकवर देमसेल्फ इज एन साइलेंट, जो खुद को दोबारा मतलब बराबर कर ले जितना गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुएं में जो पानी रहता है, आपने इंजन चलाया, कुएं से पानी निकाला, जो जितना पानी उस कुएं का जो वाटर लेवल था, उस कुएं का वाटर लेवल कुछ टाइम बाद वैसा ही हो जाएगा। इसको हम लोग रिसाइलेंस हम कह सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। व्हाई दिस इज न्यूज? रिसेंटली इंडिया, हमने ब्राजील से बहुत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के लिए वी हैव ऑर्डर्ड फ्यू इक्विपमेंट्स। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस क्या रहता है? इन द केटल्स, व्हेन द केटल्स आर ब्रीड, फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज एन काउ, व्हेन दे आर ब्रीड, ठीक है, नेचुरली उनमें मेटिंग होती है। इन दैट केस देयर मे बी ए चांसेस कि जो ऑक्स है वहां से जितने भी उसके डिजीजेज हैं, जितने भी, जैसे कि उसको कोई भी बीमारी है, फूड पाउंड डिजीज है, by coming directly contact it can transfer to the cow and that can affect the production of cow। जैसे कि हमें मिल्क मिलता है, we are getting bones और other, ठीक है, skin और अदर से मिल्क इज अ प्राइमरी हम लोग जनरली मानते हैं। तो हियर देयर इज अ चांसेस कि वो ट्रांसमिट हो सकता है। इन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस विदाउट द नीड ऑफ ऑक्स वी हैव अ स्पर्म बैंक। क्या होते हैं? स्पर्म बैंक। उन स्पर्म में हम लोग क्या करते हैं कि वे इन वेरी लो टेम्परेचर विल कीप द स्पर्म रिजर्व, और उसको हम वाया अ सिरिंज, देयर इज एन सिरिंज होता है ऐसा, आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है, यहाँ पे इसमें पंप लगा रहता है, उससे हम लोग डायरेक्टली इंसर्टेड इन काउज वेजाइना और विल मेक द ब्रीड artificially. We call it artificial inseminations. In generalized manner, from artificial inseminations both. So from the Brazil, we have imported like around I don't know the much, but 62 million उतना हमने sperms वहाँ से और इतना insemination products हमने वहाँ से purchase किया है। Come to the question again. I'm sorry, I'm new for this board. Please bear with me. होता है, गलतियाँ इंसान से होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, हम तो भगवान में भी गलती निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप जो आपका टॉपिक है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। याद रखना है ये कब बना था? इन 1965 में बना था। डेफिनेटली टू बी रिमेम्बर, ठीक है। इसके पहले ये क्या था? अर्थ वाइल
इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन था, ठीक है। और याद रखिए दिस इज नॉट द स्टेचुरी बॉडी, दिस इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट ऑफ 1980, मतलब सोसाइटी एक्ट ऑफ 1956 था इसका। इन 1860 इट वाज द इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन विच इज चेंज नाउ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये आपका अगेन सोसाइटी के रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट 1956 के अंडर ये रजिस्टर्ड है, आपको ये ध्यान रखना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, यू हैव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग, हम जनरल हिंदी में बोलेंगे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, शायद ये पुरातत्व विभाग ही है, याद रखिएगा। इट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है, फर्स्ट थिंग पर ध्यान रखनी, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके अंडर ये काम करता है, आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा दिस इज वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आज़ादी के पहले भी ये था, बिफोर द 1947 इट वाज देयर। दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके फर्स्ट जो फाउंडर थे वो थे अलेक्जेंडर, आपको ध्यान रखना है, चुनिंगम इसके थे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी उसके वही थे। दिस कैन बी योर क्वेश्चन इन वनडे एग्जामिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो आई प्रोवाइड यू द पीडीएफ, डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका काम क्या है? एक्सप्लोरेशन, एक्सवेशन, कन्वर्सेशन ऑफ मेंटेन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। जितने भी मोन्यूमेंट्स आपने गांव में देखा, गांव के आसपास जितनी छतरियाँ, छोटी मोटी चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इवन द ताजमहल इज कवर्ड इन इट, ठीक है। ताजमहल के आसपास हमने गोल्डन ट्राइंगल बनाया है, उसके ताजमहल के आसपास कुछ एरिया तक किसी भी फैक्ट्री के लिए परमिशन नहीं है, बिकॉज ताजमहल का कलर भी बदल रहा है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेटर। नाउ कम टू द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सारी डिजीज फैल रही है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी रिसेंटली जब आपके पिछले साल जानवरों में कौन सी डिजीज आई या कौन सी बीमारी अभी जानवरों में आई, प्लीज मुझे बताएं। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर फ्रेश वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जो आपकी फुट माउथ डिजीज है और ब्रूसेलोसिस है, इस डिजीज को फुली इरेडिकेट, मतलब फुली रोकथाम, मतलब गायब कर देने का जो टारगेट है 2030 तक लिया गया है, वाया वैक्सीनेशंस और आइसोलेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आपको दो चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी माउथ डिजीज, आपकी फुट माउथ डिजीज है, इसमें जो गाय है, जो कैटल है, जो शिप है, उसके अंदर उसके मुंह में दाने बन जाते हैं, ठीक है। ओरल डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, फीवर आता है और उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। ब्रूसेलोसिस की बात करें, इट हैज़ अ सिमिलर फंक्शन, सिमिलर सिम्टम्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोनों 2030 तक, और डिजीज को 2025 एंड इरेडिकेट देम टू 2030 तक इसका प्लान है। आगे की बात करते हैं। लाइव स्टॉक विल कवर्ड अंडर द प्रोग्राम इंक्लूड बफेलो, शिप, गोट, पिग्स। एफएमडी फूड माउथ डिजीज में कवर्ड है और ये फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दो चीज याद रखनी है, दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। आपको दोनों चीज समझा देता हूं मैं। अगर कोई भी प्रोग्राम जिसकी 100% फंडिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, उसको हम लोग सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम बोलेंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वेयर द फंडिंग पैटर्न और द फाइनेंस इज डिवाइडेड इन स्टेट टू, मतलब स्टेट को भी उतना बियर करना पड़ता है, जैसे कि 40-60 या यू कैन से 90-100, 90-10, उसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलेंगे। देखिए इसका जो एग्जीक्यूशन है या इसको चलाना है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। पर यहाँ पे हम समझा सेंट्रल सेक्टर अगर 100% फंडिंग वहाँ से है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अगर वहाँ पे 40-60 है या 90-10 रखा गया है, आपको ध्यान। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको एटलीस्ट 2 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और 2 सेंट्रल सेक्टर स्कीम का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। फुट माउथ डिजीज अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंटाजियस डिजीज है, लाइव स्टॉक में होती है, ध्यान रखना है। हाईली कंटाजियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव रहेगी, मतलब 1% 200% बहुत जल्दी फैलेगी, आपको ध्यान रखना है। कैटल हो गया, स्वाइन, शिप, गोट्स, इन सब में ये जनरली होता है, आपको ध्यान रखनी। कोज्ड बाय द अप्थोवायरस जीनस रहेगा और इसका पिक्टोवेरिडी
फैमिली रहेगा, पिक्टोवारिडी फैमिली इसका रहता है, पिकोर्नावालिडी फैमिली रहेगा। फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैलता है, जानवर एक दूसरे के टच में आते हैं वहां से फैलता है, उनके सिक्रीशन से फैलता है, उनके ड्रॉपलेट से फैलेगा, जनरली इसका है, ठीक है। और ह्यूमंस आर ऑल्सो ससेप्टिबल, बट जनरली देखने को नहीं मिला है ह्यूमंस भी इसके ससेप्टिबल। कम टू द नेक्स्ट, यू हैव डैम सेफ्टी बिल। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज कि भारत में बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो कि 50 साल से पुराने, और कुछ डैम ऐसे जो 120 साल से पुराने। नाउ जब आप डैम बनाते हैं तो देयर इज एन रिस्क, इस चीज का रिस्क है कि देर वन डे बिकॉज ऑफ द फ्लो और मोर प्रेशर दे ब्रेक डाउन, और दे कन्वर्टेड द डैम कन्वर्ट इन द डिसास्टर। वी कैन कॉल इट मेन मेड डिसास्टर। डिसास्टर दो प्रकार के होते हैं ना, ठीक है, मेन मेड डिसास्टर, और हम बोल सकते हैं नेचुरल डिसास्टर। मैन मेड डिसास्टर हम लोग नेचुरल डिसास्टर में बोलेंगे, जैसे कि सुनामी हो गया, सुनामी बोल लो, ठीक है, रेन हो गया, हेवी रेन, ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ भी और बहुत सारी और भी आते हो जनरली इसमें आएगा, ठीक है। फ्लड हो गया और थंडर स्टॉर्म हो गया, वो सारी चीज का, ठीक है। टॉर्नेडो हो गया, वो सब पार्ट ऑफ इट। मैन मेड जो कि इंसान द्वारा बनाया गया, जैसे रशिया का जो साइबरल प्लांट था, वो रशिया क्यों जाना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। If I'm not wrong, it was the 3rd and 4th December, the midnight of 3rd December ये हुआ था। गैस कौन सी सिक्रीट हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, और इसका जो वो था इसका जो फैक्ट्री था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, आपको ध्यान रखना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उसमें ये हुई थी, अभी तक उसका केस चल रहा है। नाउ डैम सेफ्टी एक्ट में क्या बनाया गया कि दिस एक्ट इज पास्ड 2021। हियर देयर इज अ थिंग कि जो डैम का सेफ्टी है इट्स डिवाइडेड इन सम रिस्पांसिबिलिटी। प्रीवियसली इफ द डैम इज एडमिनिस्ट्रेड एंड मेंटेन्ड बाय अ पर्टिकुलर लाइक अ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सिर्फ उन्हीं की ही जिम्मेदारी थी। इन डैम सेफ्टी एक्ट दे हैव डिवाइडेड रिस्पांसिबिलिटी, भाई थारी भी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी, तो एक की जिम्मेदारी को नहीं रहे, ऐसा इन्होंने बनाया। इन राजस्थानी ऐसा ही बोले ना, मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल लोकसभा में पास हुआ 2029 में, राज्यसभा में बाद में ये एक्ट बना 2021 में, आपको ध्यान रखना है, ओके। कम टू द नेक्स्ट, इसकी नीड की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। बहुत सारे डैम इंडिया में, इतने 5200 डैम्स हैं, उनमें से लास्ट डैम 1100 है। दूसरा कुछ डैम ऐसे हैं जो 120 साल पुराने, कुछ डैम जो कि 50 साल से ज्यादा है, ठीक है। देखिए कंक्रीट डैम या कोई भी डैम रहता है उसका एक वैल्यू है। डैम मतलब बांध बोलते हैं, बांध, किसी भी बांध का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसके बाद में वो बांध को यूज नहीं किया जाना चाहिए, बट बस जस्ट बिकॉज इंसान उस पर डिपेंड हो जाता है, डिपेंड सप्लाई के लिए डिपेंड। अच्छा, डैम के क्या क्या फायदा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके अलावा वाटर, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। टूरिज्म भी रहेगा वहां पे, बिकॉज वहां पे लोग आएंगे, सैलानी लोग आएंगे, घूमेंगे, वो सब होगा, ठीक है। फिशिकल्चर, ठीक है, क्योंकि मछलियां पालेंगे तो लोग, वो सारी चीजें होगी। और क्या क्या चीजें रहेगा वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, टूरिज्म हो गया, फिशिकल्चर हो गया, और अदर अम्यूजमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, सारी चीजें इसमें जनरली होगी। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इट ग्रैब्स इंटायर एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया डैम में दब जाता है, बहुत सारा पानी में दब जाता है। और जो लैंड है जो कि डैम के पानी से है, वो डैम कृषि के लिए योग्य नहीं रहती या उसको वो यूज नहीं होती है। डैम टूट जाने से फ्लड आ जाते हैं और बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारा एरिया एक खाली कराना पड़ता है, ठीक है। और एक दूसरा, इकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है डैम। दूसरा, डैम बनाने के लिए बहुत सारे जंगल काटने पड़ते हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कम टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट दो तीन चीज ध्यान रखनी है। टेहरी डैम सबसे हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है, भागीरथी रिवर में है ये। हीराकुंड डैम की बात करें ओडिशा में है, महानदी रिवर पर है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। कल्लन कलाई डैम की बात करें, कल्लन नाई की डैम की बात करें, तमिलनाडु में है ये, इस डैम है, याद रखना है, और एक कावेरी रिवर पर बना हुआ है। प्लीज कीप दिस क्वेश्चन फॉर योर वन डे एग्जामिनेशन, यू माइट गेट अ वन क्वेश्चन देयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट,
डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट की हम बात करते हैं, 2 एक्ट्स आर देयर, 2005 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। एक है आपका नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उसी के साथ में आपका स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है। हम दोनों बात करेंगे, सो सिंपल, याद रखना। स्टेचुरी बॉडी है, अपेक्स स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी है, इसके स्टेचुरी पावर्स है, याद रखना। एक एक्ट है, ध्यान रखना है। 27 सितंबर 2006 को ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हुआ या पावर में आया, ये ध्यान रखना है। सेकंड एक्ट कौन सा है? डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट इसकी जो काउंसिल है उसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और अदर आपका जो रक्षा मंत्री है, हाँ, ये सब इसमें इसके पार्ट होते हैं, ध्यान रखना है। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे डिफाइन कर दूंगा। नाउ अगर हम स्टेट की बात करें, नाउ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। सी in this act the responsibilities are divided in some parts. Let me discuss this. I'll come this point again. डिसास्टर मैनेजमेंट बात करते हैं तो ये क्या रहेगा? टू मेक द डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान, लेआउट प्लान्स, ठीक है। तो इफ यू सी, आपने न्यूज में देखा होगा, जैसे गुजरात में अभी रिसेंटली जो तूफान आया था, तो उसकी एनडीएमए की टीम, जो एनडीएमए की जो टीम्स है वो बहुत पहले पहुंच गई थी। हाँ, ऐसे डिसास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो बहुत पहले पहुंच गई थी। के प्लान्स बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना, गाइडलाइंस देना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि उनको पता चला कि फ्लड आने वाला है तो मछुआरों को, या मतलब तूफान आने वाला है तो मछुआरों को वहां से दूर रखना, वो सब की गाइडलाइन वो जनरली प्रोवाइड करता है, ठीक है। और गाइडलाइन देना, और सेंट्रल डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्रीज है इंक्लूडिंग द हेल्थ मिनिस्ट्री और लोकल मिनिस्ट्रीज, उन सबको इंस्ट्रक्शन देने का टाइम ऑफ इमरजेंसी। नाउ स्टेट एक्ट, उसमें आपका चीफ मिनिस्टर था, यहाँ पे वहाँ पे आपका वो था, मतलब जो जो पीएम था, वहाँ पे चेयरपर्सन है किसमें? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपका स्टेट में आपका जो सीएम है वो चेयर उसको करेगा। एंड अगेन द मिनिस्ट्रीज आर सेम ओनली, विल गो इन द डिटेल्स इन लेटर लेक्चर्स, डोंट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नाउ सेंडाई फ्रेमवर्क, देखिए दो चीज अब ध्यान रखनी है। आफ्टर द केरला फ्लड इन केरला, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? देयर इज अ डिस्प्यूट between central government and Kerala government. Kerala has a different government. Central is run by the recent BJP government. What exactly happened that time? Kerala has asked to release a fund for the Kerala, for the state government. At the same time, the central government is blaming state government for their mismanagement. See what exactly happened. What they have said. मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे फ्लड है, उसके रिवर बेड्स होते हैं। रिवर बेड्स मतलब मान लो जोर से अगर कहीं से पानी आ रहा है, जो रिवर बेड्स होते हैं जहाँ पे कि नदी रुकती है, नदी का फ्लो रुकता है, वहाँ पे उन लोगों ने अनसस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स बना ली जिससे कि फ्लड आया, ऐसा रीजन जनरली माना गया। तो इन संडाई फ्रेमवर्क रिपोर्ट व्हाट दे हैव सेड दैट द डिसास्टर मैनेजमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल, स्टेट और सेंटर और द इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जनरली ये कहा गया था कि अब डिसास्टर मैनेजमेंट सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक पे आप दोष नहीं दे सकते हो। तो हियर बात करते हैं, इसमें था कि रिस्क रिडक्शन की बात करनी है कि रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। सेंडाई में बना था, सेंडाई मियागी जापान में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लार्ज स्केल फ्रिक्वेंट इसमें बात की थी, स्लो ऑनसेट डिसास्टर की बात किया था, और ये दोनों पे डील करता है, मैन मेड डिसास्टर्स और नेचुरल डिसास्टर दोनों की बात करता है, और उनके लिए कैसे हम उनकी टेक्निकल रिस्क को कम कर सकते हैं, सबकी बात इसमें की गई। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। बाकी इसमें हाजार्ड्स को कम करने की बात की गई थी कि वी कैन रिड्यूस द हाजार्ड्स, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेमवर्क इसका जनरली बनाया गया, ये जो आपका हुयोगो फ्रेमवर्क था उसको रिसर्च करके ये बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, नाउ यू हैव अ क्वेश्चंस। हम देखिए याद रखिएगा, हम रोजाना 10 से 12 क्वेश्चंस की डील करेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। Miyawaki methods well known for the promotion of commercial farming, for development of gardens और creation of mini forest और हार्वेस्टिंग ऑफ द विंड एनर्जी। याद रखिएगा ये मिनी फॉरेस्ट, वो भी कहाँ? अर्बन एरियाज में। उसका एक टेक्निक है, इसमें क्या रहता है, कैसे जो रोड के आसपास में से प्लांट लगाते हैं, ठीक है। तो डिवाइडर है तो वहाँ पे प्लांट लगाते हैं, टेक्निक बस नाम याद रखना है, जापान से। नेक्स्ट, अब यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one is the following river is the टेहरी हाइड्रो पावर लोकेटेड? याद रखिएगा भागीरथी रिवर पे है, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है, आपको ध्यान रखना है।
नाउ यहाँ पे है आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप, डिजी लॉकर एंड दीक्षा। अब बताना है कि इनमें से कौन सी ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन सोर्स में रहता है। देखिए दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स एग्जैक्टली क्या रहेगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को यू कैन डाउनलोड ओपनली, और जो उसके बहुत सारे जो पीएचपी डेवलपर्स रहते हैं, जो डेवलपर्स हैं, दे कैन सजेस्ट सम चेंजेस इन दैट। वो ओपन सोर्स में आते हैं, डाउनलोड, वेरी ओपन टू डाउनलोड, और उसमें जो डेवलपर्स हैं उनको भी चांस मिलता है। आपको बता दूं, आपका आरोग्य सेतु कोविड-19 के दौरान बनाया गया था। ये आपके MEIT के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोविन ऐप आपका अगेन कोविड के टाइम में बनाया गया था। ये कोविन ऐप आपका क्या रहेगा, वैक्सीन है, इसको कितना वैक्सीन लगा है उसके लिए, प्लस सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। डिजी लॉकर आप सब जानते हैं, डिजी लॉकर ऐप में यू कैन कीप योर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सेफ आप रख सकते हैं, यू कैन एनी टाइम एक्सेस देम, और वो कहीं दिखाना भी अलाउड है। दीक्षा ऐप आपको याद रखनी, दीक्षा एक आपका इसका NCERT और UGC का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि कराई जाती है और स्टडीज के लिए यूज किया गया है। ये जो लोग स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, उनको इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो UGC चलाती है, इससे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे NIT IIT के प्रोफेसर इसमें पढ़ाते हैं। आओ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने डोज 1 कवर किया है। मैं आपको बस दो ही बातें बोलूंगा। वन होम टेकिंग मैसेज, you like my video, it's not about the liking the video, but whatever I have taught you today, just try to grasp up। जो भी मैंने पढ़ाया उसको समझें, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई डाउट है आप पूछें, और क्या क्या चीज़ें आप मेरे वीडियोस में ऐड कराना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मे बी आई मेड अ मिस्टेक्स, और मे बी कोई गलतियां करता हूँ, उन सबको कोशिश करेंगे कि हम टाइमली रिकवर कर सकें और उनको समझ सकें, ठीक है। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको दे सकूं। If you wanted my content in English or Hindi or bilingual, please let me know. I can deal with the both. जो भी आपको मैंने प्लीज जो क्वेश्चन है आप प्लीज डील कर लें। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डील विद सम न्यू कॉन्सेप्ट, सम मोर कॉन्सेप्ट में लेके आऊँगा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपने पूरा देखा है, प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका समय हो गया 2:07। and thank you so much for your time. You people are great audience. Thank you so much. Love you all. Thank you.